गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास इकोनॉमिक्स के टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं और आज इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिस पे प्रश्न बन सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न विगत वर्षों में अलग अलग पीसीएस में आए हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह, यह रिपोर्ट 2020-21 के लिए आई है और यह रिपोर्ट जो निकाला गया है, जो विज्ञप्ति निकाली गई है, वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा निकाली गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट लाई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में भारत में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आया है कि भारत ने कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। इस बात को लेके यह रिपोर्ट लाई गई है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए हैं जिस पे प्रश्न अलग अलग एग्जाम में बनते रहे हैं और फ्यूचर में भी बनने की संभावना है, क्योंकि यह रिपोर्ट हर प्रतिवर्ष आती है और इस रिपोर्ट पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। यह रिपोर्ट 2020-21 की है और इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निकाला है। ठीक है, यह रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत ने आकर्षित किया है और वह कितना है, 81.72 बिलियन डॉलर। ठीक है, यह इतना लाया है। और अगर हम ये 2020-21 के एफडीआई है, अगर हम इसकी तुलना इसके पिछले साल से करें यानी 19-20 से करें तो 19-20 की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा 2020-21 में एफडीआई आया है। मतलब 2019-20 में जो एफडीआई 74.39 बिलियन डॉलर था, वही 2020-21 में यह 81.72 डॉलर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पिछले वर्ष की तुलना में यानी वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में यह एफडीआई कितना है, 81.72 बिलियन डॉलर, यानी यह 10% पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। ठीक है, अब अगला जो इस पे प्रश्न बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि कौन से देश है जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया में एफडीआई भेजा है या इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो उसमें एफडीआई के सबसे ज़्यादा इंडिया को में निवेश करने वाले एफडीआई के माध्यम से वो देश है पहला सिंगापुर। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा या भारत ने सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आकर्षित किया है, तो वो है सिंगापुर। लगभग 29% टोटल एफडीआई का 29% केवल सिंगापुर से आया है और यह शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद है यूएसए यानी अमेरिका, यहाँ से 23% एफडीआई आया है। और तीसरा है मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। ये अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, और यहाँ से लगभग 9% एफडीआई आया है। तो हमको ये ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो 3 देशों का क्रम के अनुसार सजाइए या मिलान करिए जो सबसे ज़्यादा जिसने एफडीआई भारत में निवेश किया है। तो पहला है सिंगापुर, दूसरा है यूएसए और तीसरा है मॉरिशस। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला जैसे मैंने इससे पहले जो बताया वो इसमें ये बताया जा सकता है कि किस मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी किया है, कितना बिलियन का आया है और पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा था। तो 10% ज़्यादा 2020-21 में एफडीआई जो है वो ज़्यादा आया है इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब अगला जो इस पे प्रश्न बन सकता है वो क्या बन सकता है, हम उसको देख लेते हैं। अगर हम ये देखें कि जो एफडीआई आ रहा है वो किसी न किसी चीज़ में निवेश हो रहा है, यानी इंडस्ट्री में या कहीं ना कहीं वो निवेश हो रहा है,
तभी तो वो लाभ लेकर वापस जाएगा। या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, यानी किसी न किसी इंडस्ट्री में, किसी न किसी फील्ड में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लगभग 44% हुआ है, और वो किस फील्ड में हुआ है, वो हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फील्ड में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के फील्ड में, वेयर के फील्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या निवेश किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है निर्माण या अवसंरचना गतिविधियाँ, निर्माण गतिविधियाँ या अवसंरचना गतिविधियाँ। वो निर्माण में सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पे किया गया है वो है 13%, और तीसरे नंबर पे सेवा सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में किया गया है। ठीक है, और ये लगभग 8% के आसपास यह निवेश किया गया। तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि जो FDI आया है वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में FDI में निवेश किया गया है फॉरेन देशों के द्वारा। तो वो कौन सा है, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फील्ड में सबसे ज़्यादा FDI आकर्षित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर 2-3 तरह के प्रश्न बनते रहे हैं, अलग अलग पीसीएस में आते रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यूपी में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार में भी पूछे गए हैं, और यहाँ तक कि झारखंड में भी पूछे गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और किसी भी हालत में इसको भूलना नहीं है। अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा फॉरेन FDI या FDI को आकर्षित किया है, तो पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, जिसने सबसे ज़्यादा FDI को आकर्षित किया। इसके बाद दिल्ली भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और यह गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा 37% FDI को अपने यहाँ आकर्षित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो इस पे पॉइंट बन सकता है वो यही 3-4 जो मेन पॉइंट है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसी से सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। देखिए, इस राज्य का जो है ये जो 3 क्रम है ये बेसिकली इस के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा निवेश होता है। तो ये निवेश का सबसे ज़्यादा परसेंटेज गुजरात में है, फिर कर्नाटक में है, फिर दिल्ली में। अगर ओवरऑल की बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज निवेश FDI कहाँ आया है, तो उसमें भी गुजरात नंबर 1 पे है। ठीक है, गुजरात नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा FDI। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। अगर ओवरऑल राज्यों की बात करें कि सारे FDI का परसेंटेज देखें तो यहाँ लगभग 37% जो है गुजरात में इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 27% महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर ये जो है गुजरात, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के निवेश का परसेंटेज सबसे ज़्यादा गुजरात में है, फिर कर्नाटक में है, फिर दिल्ली में। लेकिन ओवरऑल अगर अलग अलग राज्यों का निवेश देखें तो गुजरात 1 नंबर पे है जहाँ टोटल निवेश का 37% हुआ है, फिर महाराष्ट्र है जहाँ टोटल निवेश का 27% हुआ है, फिर कर्नाटक है जहाँ टोटल निवेश का 13% FDI निवेश किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो प्रश्न बन सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, और इस पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, यही पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं और इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और इसी तरह के प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में कई बार कंसेप्चुअल पार्ट से ना पूछ के इसके करंट पार्ट से सवाल बना दिए जाते हैं या पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करंट पार्ट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है कि फोर्ब्स एक पत्रिका है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, कहाँ की, USA की एक पत्रिका है। ठीक है, इस पत्रिका ने विश्व के
अरबपतियों की एक सूची जारी की गई है। विश्व के अरबपतियों की एक सूची जारी की है, जिसमें यह सूची में क्या बताया है कि कौन कितना धनी है, या टॉप 10 में कौन है, या रैंकिंग दी गई है। ठीक है, इसमें पूरे विश्व के लगभग नहीं 2755 अरबपतियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया पूरे विश्व के। और इसी 27 से 55 अरबपतियों से एक इंडेक्स या सूची तैयार की गई है कि कौन अरबपति कितना धन रखता है और रैंकिंग में किस नंबर पे आता है पूरे विश्व में। ठीक है, अगर हम देखें इस 27 से 55 में सबसे ज़्यादा जो अरबपतियों की इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो अमेरिका के, कहाँ के, यूएसए के सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। और वो उनकी संख्या कितना है, लगभग नहीं 27 से 24 अरबपतियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है चीन, और फिर तीसरे नंबर पे आता है भारत। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया के 140 अरबपतियों को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, वही चाइना को हांगकांग और मकाऊ के साथ मिला के इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके अरबपतियों की संख्या 698 है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स ने जो अरबपतियों की लिस्ट जारी की है उसमें सबसे ज़्यादा किस देश के अरबपतियों की सूची है, तो वो है यूएसए। उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अरबपतियों की संख्या के आधार पर इंडिया का कौन सा रैंक है, तो वो तीसरा रैंक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे प्रश्न बन सकते हैं, और भी इस पे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिसको हम अभी देख लेते हैं। अगर हम अरबपतियों की सूची की बात करें तो जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है अमेजन कंपनी के जो हेड हैं जेफ बेजोस। अमेजन कंपनी के जो हेड हैं वो इस रैंकिंग में पहले नंबर पे है। फर्स्ट रैंक इन्हीं का है, और इनके पास जो संपत्ति बताई गई है वो 177 बिलियन डॉलर बताई गई है। ठीक है, और यह कहाँ के हैं, यूएसए के। यह पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स की लिस्ट में, फोर्ब्स पत्रिका के अरबपतियों के लिस्ट में पहला स्थान 2020-21 में किसको दिया गया है, तो जेफ बेजोस को दिया गया, जो अमेजन कंपनी के हेड है। ठीक है, दूसरा स्थान जो दिया गया है रैंक, वो एलन मस्क को दिया गया है। एलन मस्क हमेशा चर्चा में रहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। यह इनकी एक कंपनी है टेस्ला, स्पेसएक्स। यह निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष मिशन के लिए काम करती है। ठीक है, और यह यूएसए की कंपनी है, और दूसरे नंबर पे भी अमेरिका के ही अरबपति है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहला दूसरा रैंक ये है। अगर इंडिया के किसी अरबपति की बात इसमें की जाए तो 10वें स्थान पे 10 रैंक है इनका, वो हैं, आप लोग जानते भी होंगे कौन, रिलायंस कंपनी के हेड मुकेश अंबानी। इनको फोर्ब्स पत्रिका के अरबपतियों की सूची में 10वां रैंक दिया गया है, और इनकी कुल प्रॉपर्टी कितनी है, 84.5 बिलियन डॉलर। 84.5 बिलियन डॉलर जो है मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी है, और इनको पूरे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 10वां स्थान या 10वां रैंक दिया गया, और इनकी कंपनी क्या है, रिलायंस। ठीक है, अगर हम देखें तो एक चीज़ और हमको याद रखना है कि टॉप 10 में सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो हैं यूएसए के। यूएसए के टॉप 10 में 8 अरबपति हैं। ठीक है, और 2 अरबपति, एक है फ्रांस के जिनका रैंक 3 है, और एक है इंडिया के जिनका रैंक
10 है, और वो कौन है? मुकेश अंबानी। ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस सूची में मुकेश अंबानी के अलावा भी कोई नाम है इंडिया का, तो उसमें 24वें नंबर पे है कौन? अडानी, गौतम अडानी। गौतम अडानी 24वें नंबर पे है, और शिव नाडर 71वें नंबर पे है। 71वें नंबर पे शिव नाडर है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ सकता है कुछ टिपिकल तो ये पूछ सकता है, नहीं तो 1 to 10 में ही पूछेगा, और उसमें या तो मुकेश अंबानी का पूछेगा या सबसे ज़्यादा धनी आदमी का पूछेगा, तो वो आपको यही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा पूछने की संभावना कम है, ठीक है। पहले नंबर पे जेफ बेजोस अमेजन के, जो 177 बिलियन डॉलर के साथ पहले रैंक पे है। दूसरे पे एलन मस्क है। तीसरे पे है बर्नार्ड अर्नाल्ड, यह फ्रांस के हैं और ये तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे बिल गेट्स हैं। जो बिल गेट्स हैं, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि जो हमेशा एक नंबर पे रहने वाले थे वो कितने नंबर पे हैं, तो ये चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। और इनकी कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, और इनका प्रॉपर्टी जो है वो 124 बिलियन डॉलर है, यह किस नंबर पे? चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे फेसबुक के हेड कौन? मार्क जुकरबर्ग है, उनकी प्रॉपर्टी 97 बिलियन डॉलर है। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो टॉप जो सबसे टॉप पे हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, जेफ बेजोस का, या मुकेश अंबानी के बारे में पूछा जा सकता है, या 1 to 3 के बारे में पूछा जा सकता है। तो 1 to 3 में जेफ बेजोस पहले नंबर पे, एलन मस्क दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ड है जो फ्रांस के हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है बिल गेट्स, और पांचवें नंबर पे मार्क जुकरबर्ग। इतना ही आपको याद रखना है। टॉप 10 में 8 जो अरबपति हैं वो अमेरिका के हैं, और बाकी 2 में से एक तीसरे नंबर के फ्रांस के हैं अर्नाल्ड, और 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी। इसी पे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कि दुनिया में, विश्व के या दुनिया में 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा ही जारी की गई। फोर्ब्स के द्वारा ही दुनिया में टॉप 10 एथलीट्स या खिलाड़ी, जो भी जिस भी खेल के हो, उनको सबसे ज़्यादा भुगतान मिलने वाले खिलाड़ियों की सूची फोर्ब्स ने जारी की है। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग। पहले नंबर पे जो पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले 10 एथलीटों के ये जानकारी है, जिसमें पहले नंबर पे हैं कौन? आयरलैंड के एक मुक्केबाज हैं जिनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर, यह आयरलैंड के हैं, ठीक है। और ये क्या है? मुक्केबाज है। इनको सबसे ज़्यादा पेमेंट मिला है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले यह खिलाड़ी हैं, और इनकी जो कमाई है वो 180 मिलियन डॉलर है। देखिएगा, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें जो अरबपतियों की सूची में जो कमाई थी वो बिलियन में था। इनका क्या है? एक पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले या भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में क्रेग मैकग्रेगर, जो कोनोर मैकग्रेगर जो है वो आयरलैंड के मुक्केबाज हैं, और यह 180 मिलियन डॉलर की कमाई की है, और ये पहले रैंक पे है। दूसरे रैंक पे कौन है? दूसरे रैंक पे अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेसी, लियोनेल मेसी। ज़्यादातर लोग इनको मेसी के नाम से ही जानते हैं, तो मेसी ही याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है, लियोनेल मेसी, ठीक है। इनकी कमाई 130 मिलियन डॉलर थी, 130 मिलियन डॉलर थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ये रोनाल्डो लिख दे रहा है। यह तीसरे नंबर पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनकी कमाई 120 मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टॉप 10 में से ये 3 नाम जरूर याद रखिए। और ये कौन है ये जरूरी है। ये कौन है? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और ये कौन है? पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है। ये जो थोड़ा सा भी खेल प्रेमी है वो इनका नाम बार बार सुनते होंगे। हाँ, इनका नाम आपने हो सकता है ना सुना या पहली बार सुन रहे हो। तो यह कोनोर मैकग्रेगर जो हैं, यह मुक्केबाज हैं आयरलैंड के, और सबसे ज़्यादा पिछले 12 महीनों में भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। इनकी कमाई 180 मिलियन डॉलर है। ठीक है, पिछले 12 महीने में। ठीक है, तो इस तरह से इस पर जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है, आपको इसको याद रखना है। तीसरा जो टॉपिक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक ये आर्थिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पार्ट है, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये टॉपिक आपको इस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कई बार गलती इसी में हो जाती है कि हम जो पढ़ के जाते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ के जाते हैं जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ ये भी पढ़ना है, ये भी जानना है कि किसी टॉपिक से क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। और इसमें मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये इसमें क्या बन सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, और पास्ट में कैसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। कहाँ कहाँ पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न मैं हेल्प कर सकता हूँ, ताकि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें, चूँकि करंट अफेयर्स हमेशा आपको अपडेट करते रहना है, तो क्लास के बाद भी 6 महीना बाद, 3 महीना बाद अपडेट करना है, तो ऐसे ही अपने आप को अपडेट करना है। इसीलिए मैं जानबूझ के किसी टॉपिक पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में भी जब आप इस टॉपिक को, इस तरह के टॉपिक को पढ़ें तो आप ऐसे ही सोचें। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है यह मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो अभी अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2021 में RBI गवर्नर की अध्यक्षता में, गवर्नर कौन है? अभी शशिकांत दास है, शशिकांत दास हैं जो अभी RBI के वर्तमान गवर्नर है। इन्हीं की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता इन्हीं शशिकांत दास के अध्यक्षता में हुई, और इस कमेटी ने कुछ निर्णय लिए। उसी निर्णय के आधार पे जो करंट अफेयर से आपके वो बन सकते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है। चलिए अब उसको देख लेते हैं। जो मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक की वह नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इसके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या तरलता समायोजन सुविधा या LAF उसको बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और LAF यानी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी तरलता समायोजन सुविधा। इन सब के दरों को निर्धारित करने का काम RBI की मौद्रिक नीति कमेटी करती है। प्रत्येक 2-3 महीने पे इसका निर्धारण किया जाता है, और इसी के लिए यह जो कमेटी की बैठक थी वो संपन्न की गई थी शशिकांत दास के अध्यक्षता में। अब आइए हम क्या देखते हैं। इन रेटों के द्वारा, इन दरों को निर्धारण के द्वारा हम मौद्रिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं कि कौन सा रेट, किसका कितना रेट होगा, वो RBI के इसी मौद्रिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या देखते हैं कि आरबीआई ने इसमें नीतिगत जो दर है, आरक्षित नकदी अनुपात, ठीक है, इसको अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, इस मौद्रिक नीति के अनुसार आरबीआई ने तरल समायोजन सुविधा, ठीक है, के तहत नीतिगत जो रेट है, रेपो रेट है, उसको 4% पर ही अपवर्तित रखा है। यानी पहले से ये 4% था, अभी भी यह 4% ही है। यानी रेपो रेट को 4% ही अभी भी रखा गया। ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसको 3.35% रखा गया है। इस बैठक के संपन्न होने के बाद यह रेट जो है अनाउंस किया गया। उसी तरह जो सीमांत अस्थायी सुविधा है उसको, जिसको MSF भी कहा जाता है, मार्जिनल स्टेबिलिटी फंड, ठीक है, फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF की दर को भी ये निर्धारित करता है और बैंक के दर को भी निर्धारित करता है। बैंक दर को भी निर्धारित करता है और इन दोनों को कितना रखा गया है? 4.25%। यह पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि जो आने वाले प्रश्नों में कि अप्रैल में जो मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है उसमें रेपो रेट का दर क्या निर्धारित किया गया है? तो 4%। रिवर्स रेपो रेट का क्या दर निर्धारित किया गया? तो 3.35%। MSF या बैंक दर का रेट क्या निर्धारित किया गया? तो यह 4.25% निर्धारित किया गया है। MSF का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, MSF का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में सीमांत अस्थायी सुविधा कहा जाता है। यह जो सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंक जो है अपने तरलता को बनाए रखने के लिए ओवरनाइट लोन लेते हैं रिजर्व बैंक से। यानी ओवरनाइट लोन माने रात भर के लिए लोन लेते हैं। वो जिस दर पे लेते हैं उसी को MSF कहा जाता है। ठीक है, वो तरलता को अपने बैंक की तरलता को या लोन की तरलता को बनाए रखने के लिए इस तरह का लोन बैंकों के द्वारा RBI से लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रेट तय किए जाते हैं, यह सबसे पहले सवाल ये बन सकता है कि यह रेट कौन तय करता है? तो RBI गवर्नर की अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, वो मौद्रिक नीति कमेटी है, वो इसका रेट निर्धारित करती है। और इसमें क्या क्या? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, ये क्या है? मार्केट के तरलता को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के मौद्रिक नीति का निर्धारण प्रत्येक 2 महीने बाद RBI के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसी में ये सारे जो दर हैं, बैंक दर, MSF दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब का निर्धारण किया जाता है। या तो ये इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है या पूर्ववत बना कर रखा जाता है। अगर तरलता मार्केट में बढ़ाना है तो इसको घटा दिया जाता है, अगर तरलता मार्केट से कम करना है तो इसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह का यह काम किया है। ऐसा नहीं कि एक ही बार 4 से 12% बढ़ा दिया। इसमें पॉइंट समथिंग बढ़ाने का मतलब कई हज़ार करोड़ का मार्केट से आना जाना हो जाता है। तो आपको इसको समझना है कि पॉइंट या 1% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि मानी जाती है। ठीक है, इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा धन आ जाता है। अगर घटा दिए तो, अगर बढ़ा दिए तो मार्केट से बहुत सारा धन चला भी जाता है। तो इस तरह के यह नीति का, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बैंक के मौद्रिक नीति कमेटी करती है। अब जो एक चीज़ इससे जुड़ा हुआ और है कि मार्च 2021 के अंत तक जो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी, ये UPPCS में प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा भंडार है। ऐसे पूछा जाता है कि मार्च 2021 के अंत तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं UPPCS में। अलग अलग टाइम का एक टाइम फिक्स का वो दे दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि पिछले वर्ष जो UPPCS में पूछा गया, ऐसे पूछा गया कि दिसंबर 2019 तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। लेकिन अभी जब चूंकि RBI गवर्नर ने अनाउंस कर दिया कि मार्च 2021 तक भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 577 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कितना है? 577 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
डॉलर है। ठीक है, ये हमको याद रखना है, ये फैक्चुअल है। और कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस में, कई बार सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल सवाल भी उसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, आरबीआई ने एक और चीज़ किया है, आरबीआई ने एक अनुमान व्यक्त किया है कि 2021-22 में जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि होगी वह 10.5% की होगी। यह अनुमान लगाया है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो होगी वो कितना होगी, 10.5% होने का अनुमान लगाया है। ये भी होगी नहीं है, हुई नहीं है, अन्ना प्रबल ये कहा जा सके होगी ही होगी। ये अनुमान आरबीआई के द्वारा लगाया गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरबीआई ने 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है, तो यह 10.5% का लगाया है। देखिए इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये जरूर ध्यान देते रहिएगा, ताकि आपके लिए पढ़ना, रिवाइज करना और प्रश्नों को टैकल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसे कन्फ्यूजन आते हैं कि क्या हमको याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन आते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एक दो बार यह प्रश्न इस पे पूछा गया है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, और यह रिपोर्ट आई है अप्रैल 2021 में। एक दो बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह रिपोर्ट जारी करता है IMF, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। प्रश्न इस पे पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको वो तो याद रखना ही है। क्यों? क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो ये एक तरह से बहुत बड़ी भूल है कि जब आप इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो आपको जब भी रिवीजन करें उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जरूर याद रखें कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो गलती ना हो। हाँ, नए तरह के कई बार कन्फ्यूजन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उसने यह कहा है, यह रिपोर्ट ने यह बताया है कि 2020 में पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकुचन आया है, वृद्धि नहीं संकुचन आया, मतलब सिमटा है, गिरावट आई है। वो कितना आई है? -3.3% की गिरावट आई है। मतलब जितने भी विकसित हैं, विकासशील है या अर्ध विकसित देश है, ओवरऑल पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है इस आउटलुक रिपोर्ट में, और कहा गया है कि -3.3% का संकुचन आया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यानी गिरावट आया है, कमी आई है। ठीक है, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो IMF के द्वारा जारी की जाती है, उसमें जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में संकुचन आया है, वो गिरावट आया है, वो कितना % का आया है? तो यह -3.3% का गिरावट या 3.3% का संकुचन आया है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अनुमान लगाया गया है एक तरह से कि 2021 और 22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी होगी, और यह वृद्धि कितना होगी हम इसको देख लेते हैं। तो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में
और 2022 में वृद्धि की बात की गई है। और इस वृद्धि कितनी होगी? 2021 में ये 6% वृद्धि की बात की गई है और 2022 में भी 4.4% वृद्धि की बात की गई है। यानी यह अनुमान भी लगाया गया है कि 2021 में और 2022 में जो 2020 में गिरावट आई है, जो संकुचन आया है, उसके उलट 2021 में वृद्धि होगी और 6% की होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। इंडिया की अर्थव्यवस्था में नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसा अनुमान लगाया गया है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि IMF की रिपोर्ट में 2021-22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का कितना वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे ऑप्शन में ए में दे देगा 21-22 के समय 6%, 4%, 5%, 3%, ऐसे करके पूछा जा सकता है। आपको इसी में से सेलेक्ट करना है। तो प्रश्न पूछ के ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है कि क्या क्या रिपोर्ट का पार्ट था। इस तरह के प्रश्न कई बार बहुत ज़्यादा फैक्चुअल प्रश्न पूछ के ये भटकाने का या कंफ्यूज करने का काम PCS के द्वारा, अलग अलग हर स्टेट के PCS के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक चीज़ और है, जो 2020 में संकुचन आया है, जो वृद्धि आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो संकुचन आया है वो विकसित देशों या डेवलप्ड देशों के अर्थव्यवस्थाओं में आया है। और डेवलप्ड देशों की जो अर्थव्यवस्था में संकुचन आया वो 4.7% का आया है। डेवलप्ड कंट्रीज के जो अर्थव्यवस्था में संकुचन आया है वो 4.7% का। तो इस तरह से इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। हाँ, इसी रिपोर्ट में हम इंडिया का पार्ट भी देख लेते हैं कि इंडिया में को लेके इस आउटलुक रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इकोनॉमी में 2020 में, इंडियन इकोनॉमी में 2020 में कितने % की गिरावट आई है? तो यह -3.1% की गिरावट दर्ज की गई है, यह उस रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। हाँ, 2021 में अनुमान जो लगाया गया है वो क्या अनुमान लगाया गया है वृद्धि का? तो वो 3.8% वृद्धि रहेगी। और 2022 में 1 मिनट, जो इंडिया का रिपोर्ट है, इंडिया के रिपोर्ट में 2020 में जो अनुमान लगाया गया है वो यह लगाया गया है कि इसमें जो संकुचन आया है, जो गिरावट आई है, वो -8% की आई है। और जो वृद्धि रहेगी 2021 में, वो 12.5% रहने की है, ठीक है। और 2022 में जो वृद्धि रहेगी वो 6.9% रहेगी। ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। और यह जो है, यह 2020 का रिपोर्ट है कि -8% का संकुचन भारत के इकोनॉमी में आया है। तो इस तरह से IMF के जो ये रिपोर्ट है, इस पे सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि IMF के रिपोर्ट के अनुसार भारत के अर्थव्यवस्था में 2020 में कितने % की गिरावट आई इसके GDP में? तो यह -8% की गिरावट आई है। और 2021 में कितना % वृद्धि होने की संभावना है GDP में? तो ये 12.5%। और 2022 में 6.9% रहने का। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है या ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि इससे जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, टॉपिक है, वो हम ध्यान रख लेते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट, यह पवन ऊर्जा से या विंड एनर्जी से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। और इसको हम देख लेते हैं कि अलग अलग देशों, जैसे कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, उसी की यह एक रिपोर्ट है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। यानी ग्लोबल विंड रिपोर्ट किसका रिपोर्ट है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का।
ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट का जो थीम है उस थीम की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इसका थीम है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन में पवन ऊर्जा की भूमिका। शून्य कार्बन उत्सर्जन में पवन ऊर्जा की भूमिका। ठीक है, यह इसका थीम है। या कल हमने पढ़ा भी था लास्ट जीएस की क्लास में कि कार्बन उत्सर्जन को लेके अभी जो वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि अलग अलग देशों ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर अपने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें अमेरिका ने 50-55%, इंडिया ने सोलर एनर्जी के फील्ड में या नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में यह कुछ अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वैसे ही यह जो विंड एनर्जी है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, और इस नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से के माध्यम से जो तापीय ऊर्जा जो तेल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से या कोयले के माध्यम से जो तापीय एनर्जी क्रिएट की जाती है, उससे बड़े स्तर पर कार्बन उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो होता है, क्या कहें, कारक होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। उसको कम करने के लिए दुनिया के प्रत्येक देश यह कोशिश कर रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पे अपनी निर्भरता बढ़ाई जाए, यानी इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रयास के क्रम में यह जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, यह बताती है कि इसका थीम बताता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी जो अलग अलग देश अपने लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ कैसे बढ़ रहा है, और उस नवीकरणीय ऊर्जा में पवन एनर्जी की तरफ अलग अलग देशों का क्या प्रयास है, वो कैसे इसको डेवलप करने, पवन ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किस गति से वो वृद्धि कर रहे हैं, इसका एक रिपोर्ट है। और यही रिपोर्ट है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि अलग अलग देशों का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है पवन एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि 2020 में विश्व में 93 गीगावाट से अधिक क्षमता के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि है, यानी 2020 में पूरे विश्व में, कहाँ, इंडिया में नहीं या अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में कितना, 93 गीगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, यानी ऐसे पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जिससे 93 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और यह 2019 की तुलना में कितना ज़्यादा है, 53% वृद्धि है, 53% वृद्धि है 2020 में। यानी 2019 में जितना गीगावाट बिजली पवन ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन किया गया है, उसकी तुलना में 2020 में 53% की वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में पूरे विश्व में, खास नवीकरणीय ऊर्जा के पवन ऊर्जा, खासकर पवन ऊर्जा में यह वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में विश्व में पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है, वर्तमान में विश्व में पवन ऊर्जा की या विंड एनर्जी की जो स्थापित क्षमता है वो है कितना, 743 गीगावाट, 743 गीगावाट अभी, और 2020 में 93 गीगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। 2020 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जिसने वृद्धि की है, सबसे ज़्यादा जिसने वृद्धि की है, उसमें चीन एक नंबर पे, चीन एक नंबर पे, इसने 56% की वृद्धि की है केवल 2020 में। और 18 दूसरे नंबर पे है यूएसए, जिसने 18% की वृद्धि की है। यानी 2020 में चाइना ने अपने पवन ऊर्जा में 56% की वृद्धि की है और यूएसए ने 18%। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तीसरा जो प्रश्न बन सकता है पवन ऊर्जा रिपोर्ट से, वो यह बन सकता है कि भारत को लेके, कि भारत
एक तो हम यह जानते हैं कि भारत जो है विश्व का चौथा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। भारत जो है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में 4th रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में, 4th रैंक पे है एनर्जी खपत के फील्ड में, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जहां खपत होती है उसमें 4थे नंबर पे भारत आता है। अब इससे जुड़ा हुआ पवन ऊर्जा से संबंधित रिपोर्ट देख लेते हैं जो इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि भारत का वर्ष 2022 का 2022 किसका, भारत का, इंडिया का लक्ष्य है कुछ। वो लक्ष्य क्या है? भारत का 2022 का 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। 175 गीगावाट पवन ऊर्जा का नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा में हम पवन ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सबको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 60 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा यानी ऑनशोर विंड एनर्जी को शामिल किया गया। इसमें 60 गीगावाट अपतटीय यानी पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कब के लिए? 2022 के लिए। इंडिया ने क्या लक्ष्य रखा है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 175 गीगावाट 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 60 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा यानी ऑनशोर विंड एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं। 2018 में भी पूछे गए हैं, 20 में भी पूछे गए हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले इस लक्ष्य को निर्धारित कर दिया था। हाँ, फरवरी 2021 में भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा कितना है? 39 गीगावाट है। यानी फरवरी 2019 तक भारत में जो पवन ऊर्जा की क्षमता है वो 39 गीगावाट है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और मैंने बताया भी था कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से लेके इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और लगभग यूपीएससी के साथ साथ सारे स्टेट कमीशंस जो हैं, पीसीएस जो हैं, आयोग जो हैं, वो इस तरह के प्रश्न पूछने लगे हैं पिछले 3-4 सालों में। तो आपको इनको याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों पे आप बच नहीं सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं। वो टॉपिक है मृत्युदंड पे एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़ा हुआ एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसकी मृत्युदंड पे 2021 की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मृत्युदंड पे यानी फांसी पे किसका रिपोर्ट आई है? किसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस तरह का रिपोर्ट आया है। और यह क्या है? मानव अधिकार संगठन है जो कि लंदन में है। से जुड़ा हुआ यह क्या है? एक संस्था है जो कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय जो यहाँ पे है लंदन में। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लंदन में है। ठीक है, यह किस तरह का रिपोर्ट जारी करता है? मृत्युदंड से जुड़ा हुआ 2021 का रिपोर्ट यह जारी किया है। और इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या किया गया। इसमें यही बेसिकली बताया गया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड या फांसी दी गई है, किस देश में कम दी गई है, किस देश ने अपने विधान से या कानून से फांसी जैसे या मृत्युदंड जैसे सज़ा को ख़त्म कर दिया है, या कितने देश हैं जिसने फांसी जैसी सज़ा को अपने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। इस तरह के रिपोर्ट या इस तरह के तथ्य इस रिपोर्ट में दिए गए हैं,
जिस पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को हम एक बार देख लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो सबसे ज़्यादा मृत्युदंड या फांसी दी गई है वो उसमें 1 नंबर पे चीन है। ठीक है, 1 नंबर पे चीन है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ईरान। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है मिस्र, और चौथे नंबर पे आता है इराक। तीसरे नंबर पे आता है मिस्र, इजिप्ट, और चौथे नंबर पे आता है इराक। ये आपको याद रखना है कि वो टॉप 3 या 4 देश कौन है जहाँ सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिया जाता है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि एक मानवाधिकार संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, यानी इंग्लैंड में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का में बताया गया। अगला जो फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। अगला जो फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है वो हम देख लेते हैं। वो है कि जो इस रिपोर्ट में लगभग 2020 में लगभग 18 देशों में जो रिपोर्ट बताती है उसमें 483 लोगों को 2020 में मृत्युदंड दिया गया है। मृत्युदंड या फांसी दी गई है, या किसी भी तरीके से उनको कानूनी तरीके से मारा गया। ठीक है, तो यह 2020 में 18 देशों के रिपोर्ट जो में लगभग 483 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है, ये फांसी या अन्य तरीके से मारा गया है। ठीक है, या इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है 2019 की तुलना में 2020 में 2019 की तुलना में 2020 में 26% की गिरावट आई है, यानी मृत्युदंड में 26% की गिरावट आई है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2020 में चाड, जो अफ्रीका का एक देश है, और यूएसए का एक राज्य है कोलोराडो, यहाँ मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। चाड जो कि अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का एक देश है, और दूसरा है कोलोराडो। यह क्या है? यूएसए का एक राज्य है। यूएसए का एक राज्य है। इसने भी अपने यहाँ मृत्युदंड को, चाहे फांसी या अन्य तरीके से, किसी भी तरीके से मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो यह इस पे प्रश्न जो बन सकता है वो यही बन सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि दुनिया के 108 देशों ने जो है अपने यहाँ सभी तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया। 108 देशों ने अब तक 108 देशों ने किसी भी तरह के अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया। और 2020 में चाड, जो अफ्रीका का एक देश है, और यूएसए का एक स्टेट कोलोराडो, इसने किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। ठीक है, और इससे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं कि किस रिपोर्ट के आधार पे ये मृत्युदंड का जो रिपोर्ट आता है वो है, उसमें पहला रैंक चीन, दूसरा रैंक ईरान, तीसरा रैंक मिस्र और चौथा रैंक इराक दिया गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा मृत्युदंड की सज़ा 2020 में दी गई। 18 देशों में 483 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, और 2019 की तुलना में 2020 में 26% कमी आई है मृत्युदंड की सज़ा देने में पूरे विश्व में। ठीक है, ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा पहल है। ठीक है, और 2020 में चाड और अमेरिका के राज्य कोलोराडो, इन 2 देशों ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया, और इसी के साथ 108 देश मृत्युदंड की सज़ा, किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि चीन अपने देश में होने वाले मृत्युदंड के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है। क्या है? चीन जो है अपने देश में दिए जाने वाले मृत्युदंड के आंकड़े जो है
वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सार्वजनिक नहीं करता है। हाँ, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस आधार पे इसको निकाला है, ये इसका डिटेल तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी ज़रूर होगी जिसके बेस पे इसको पहला रैंक दिया गया है। ठीक है, तो इस पे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे जो प्रश्न बनेंगे वो यही बनेंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2021, यह भी एक तरह का यह भी एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जो है, यह सूचकांक इंडेक्स जो है, वो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच या WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। वैश्विक या विश्व दोनों लिख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच या वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा यह सूचकांक या इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 2021 में 115 देशों को शामिल किया गया है और 115 देशों को शामिल करके इस वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को बनाने में जो मुख्य फैक्टर या कारकों को ध्यान में रखा गया, उसमें पहला है पर्यावरणीय स्थिरता यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। दूसरा है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी। यानी इन तीन फैक्टर या मापदंडों का अध्ययन करके हैं इस वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक के इंडेक्स को जारी किया गया है। जिन देशों में पर्यावरणीय स्थिरता बेहतर है, जिन देशों में पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास बेहतर है और ऊर्जा सुरक्षा मतलब भविष्य के लिए ऊर्जा या दक्ष तरीके से ऊर्जा का प्रयोग, यह दोनों इसमें शामिल है। ऊर्जा सुरक्षा जितना बेहतर है वो इस इंडेक्स में उतना ही बेहतर प्रदर्शन किए हैं। इन्हीं तीन पैरामीटर को ध्यान में रखकर, इसी तीन मापदंडों को ध्यान में रखकर इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को बनाया गया है। इस इंडेक्स में जो पहला रैंक है वो पहला रैंक पे स्वीडन है। स्वीडन है यानी वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक में इन तीनों पैरामीटर पे सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्वीडन ही है। ओवरऑल औसतन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्वीडन है, इसीलिए यह शीर्ष पे बना हुआ है। दूसरे स्थान पे है नॉर्वे और तीसरे स्थान पे है डेनमार्क। नॉर्वे और तीसरे स्थान पे है डेनमार्क। ये तीनों यूरोपीय देश हैं। तीनों ने पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा, इन तीनों मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, इसीलिए यह रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 पे है। ठीक है, 115 देशों की यह लिस्ट जारी की गई है, तो 115वें स्थान पे मतलब सबसे बेकार सूचकांक में सबसे बेकार पोजीशन जो है वो है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे, यह जिम्बाब्वे 115वें नंबर पे है और इसका सबसे खराब स्थिति है इस सूचकांक में। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें इस सूचकांक में कि इंडिया की क्या स्थिति है, क्योंकि इंडिया पे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, मैक्सिमम संभावना तो यही है, तो 115 देशों में इसका स्थान 87वां स्थान है, 87th रैंक है। यानी पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा, तीनों मापदंडों पे एक बेहतर सामंजस्य के साथ जो है वैश्विक ऊर्जा पारगमन को बनाए रखने में इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि 115 देशों में 87th रैंक पे है, यानी अंडर 50 में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे देश को इस पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की
ज़रूरत है और इंडिया इस पे काम भी कर रहा है। ऊर्जा दक्षता को लेके, पर्यावरण की स्थिरता को लेके हम देखे ही हैं कि अभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पे बहुत अच्छा काम, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी हमने देखा कि इंडिया ने क्या किया है, 175 गीगावाट 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि ऊर्जा सिक्योरिटी, और इस ऊर्जा सिक्योरिटी से क्या होगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन होंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है वो भी कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण में भी स्थिरता आएगी। तो इस 2 पैरामीटर पे बेहतर प्रदर्शन इंडिया करने का प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है, और भविष्य में अच्छा परिणाम आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो प्रश्न बन सकते थे वो यही बन सकते थे। और आज इतना ही टॉपिक, इसको बढ़िया से तैयार करिए। इस जितने भी आज के टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और पूछे इससे प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। अगर कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है, लगता है कि ये टॉपिक मुझे जानना चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक का नाम लिख के डाल दीजिए, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।